बच्चों, हिंदी की आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि पिछली कक्षा में आपने पढ़ा, हम अंतराल का पाठ पढ़ रहे थे, सूरदास की झोपड़ी। अभी तक की जो कहानी हमने पढ़ी उसमें सूरदास की झोपड़ी जला दी गई है, साथ ही उसमें रखे हुए उसके पैसे चोरी कर लिए गए हैं जो कि 500 रुपये से कुछ ऊपर थे। और ये झोपड़ी जलाई है भैरव ने और उसी ने उसके रुपए चुराए हैं और जगधर इसका राजदार बना हुआ है। तो अब आगे की कहानी हम करते हैं। झोपड़ी जल जाने के बाद सूरदास जो है राख में अपने रुपए टटोल रहा है। जो पोटली चांदी के जो रुपए उसने जमा किए हुए थे, 500 से कुछ ऊपर रुपए थे, तो लगातार टटोलता जा रहा है, लेकिन उसको कहीं भी रुपए नहीं मिलते हैं। अंत में वो निराश होकर बैठ जाता है। उसके बाद अब जगधर, जिसको पता है कि भैरव ने सूरदास के रुपए चुराए हैं, वह भैरव को धमकी देकर आया है कि यदि तुमने उसके रुपए ना लौटाए या आधे पैसे मुझे ना दिए तो मैं सूरदास को बता दूंगा। तो अब सूरदास के पास जगधर आकर जो है उससे उसके रुपए चोरी होने की बात करता है, लेकिन सूरदास पूरी तरह से जो है अनभिज्ञता प्रकट कर देता है। वह जगधर से अपनी आर्थिक हानि को गुप्त रखना चाहता है। अब बच्चों, जिसके 500 रुपये चोरी हुए हैं वो ये हाँ भी नहीं कर रहा कि भी मेरे रुपए चोरी हो गए हैं और उन रुपयों पर उसकी सारी अभिलाषाएं टिकी हुई हैं। तो उसका एक कारण ये है कि सूरदास एक अंधा भिखारी है। भिखारी के लिए दरिद्र होना कोई शर्म की बात नहीं है, लेकिन इतने सारे रुपए एक साथ इकट्ठे होना उसके लिए शर्म की बात है। तो इसलिए वो जगधर से अपनी आर्थिक हानि जो है वो गुप्त रखना चाहता है। जब दोनों की वार्तालाप चल रही है तभी सुभागी भी वहाँ आ जाती है, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं जो है अपने आप को कसूरवार मान रही है कि मेरे ही कारण जो सूरदास का इस तरह से सर्वनाश हुआ है कि उसका घर जो है वो जल गया है। उसके पास तो रहने के लिए अब घर भी नहीं है। तो वहाँ पर जगधर को देखकर वो वापस जाने लगती है, लेकिन जगधर जो है वो उससे बात करता है और भैरव द्वारा उसके रुपए चुराए जाने की बात सुभागी को वो बता देता है। तो सुभागी और जगधर दोनों मिलकर जो है कोशिश करते हैं कि सूरदास जो है वो अपनी आर्थिक हानि की चर्चा उनसे करे, लेकिन सूरदास अपनी उस आर्थिक हानि को दोनों से ही गुप्त रखना चाहता है। लेकिन दोनों ही जो है उसके हाव भाव से समझ जाते हैं कि रुपए तो वहाँ पर थे। अब एक निर्णय सुभागी भी लेती है। अभी तक तो जो है वो भैरव के घर जाना ही नहीं चाहती थी, कसम ले चुकी थी कि चाहे वो मेहनत मजदूरी करके कहीं अपना पेट पाल लेगी, लेकिन भैरव के घर वापस नहीं जाएगी। अब वहाँ से वो एक नया संकल्प लेती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, जब तक सूरदास के रुपए वापस ना दिला देगी वो भैरव के घर से नहीं आएगी। भैरव कभी ना कभी कहीं ना कहीं तो उस पोटली को रखेगा ही। जैसे ही उसको हाथ पोटली लगेगी तो वो उसके रुपए सूरदास को वापस लाकर दे देगी। तो बच्चों, अब सुभागी जो है ये सोचकर वहाँ से चली जाती है और सूरदास जो कि बहुत ही निराश और हताश बैठा हुआ है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा देर तक जो निराशा के सागर में नहीं रहता। वो शीघ्र ही जो है वो आशावादी बन जाता है। वो सोचने लगता है कि रुपए मैंने ही तो कमाए थे, मैं फिर से कमा लूँगा, मैं फिर से रुपए जोड़ लूँगा। सूरदास बहुत ही मेहनती और कर्मशील व्यक्ति है, तो वो दूसरे तरीके से अब सोचने लगता है। उसकी मनोस्थिति धीरे धीरे जो है वो बदल रही है। तो अब सूरदास ये सोचता है कि रुपए मैंने ही कमाए थे, मैं फिर से कमा लूँगा, फिर से जोड़ लूँगा। क्या होगा यदि जो काम मुझे अभी करने थे वो यही होगा ना कि वो कार्य कुछ दिनों के बाद हो जाएंगे। मैं फिर से रुपए कमा लूँगा, फिर से जोड़ लूँगा। और उसके अंदर जो है वो एक आशा का संचार हो जाता है। तभी जो है वो अभी वहाँ बैठा हुआ है और पड़ोस में जो है मिठुआ कुछ बच्चों के साथ खेल रहा है। तो वहाँ खेल खेल में जो है वो बच्चे मिठुआ की पिटाई कर देते हैं या जो भी कुछ वहाँ होता है, तो वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। तो सारे बच्चे जो है उसकी खिल्ली उड़ाने लगते हैं कि ये देखो खेल में रोता है, खेल में रोता है। क्या कोई खेल में भी रोता है?
जैसे ही सूरदास के कानों में ये आवाज़ पड़ी, सूरदास के अंदर जो है एक विजय गर्व की तरंग भर उठी और उसे लगा कि ये जो जीवन है ये भी तो एक खेल ही है, भला खेल में कोई रोता है। वह तुरंत जो है उठ खड़ा हुआ और दोनों हाथों से मुट्ठी भर भर को जो उस राख को उड़ाने लगा और इस खेल में मज़ा लेने के लिए सारे बच्चे जो हैं उसके साथ आ गए और देखते ही देखते जो है सारी राख हवा में उड़ गई और वहाँ पर ज़मीन पर केवल एक काला निशान ही रह गया। अब मिठवा जो है वो पूछता है कि हम रहेंगे कहाँ, हमारी झोपड़ी तो जल गई। तो उसने कहा कोई बात नहीं, जल गई तो हम फिर बना लेंगे। अब बच्चों को संख्या में मज़ा आता है तो उसने कहा कि फिर से किसी ने जला दी। तो सूरदास ने कहा कि हम फिर से बना लेंगे। तो उन्होंने कहा कि किसी ने 10 बार जला दी तो हम 10 बार भी बना लेंगे, और किसी ने 100 बार जला दी तो हम 100 बार भी जला लेंगे, बना लेंगे। तो इस तरह से जो है सूरदास फिर से जो है उठ खड़ा होता है जीवन से संघर्ष करने के लिए। कितनी भी नकारात्मक परिस्थितियां क्यों नहीं हों, लेकिन यदि हम संकल्प कर लें कि हमें जो है उन परिस्थितियों से निकलकर जीवन में आगे बढ़ना है, तो कोई भी हमें जो है निराशा जकड़ कर नहीं रख सकती, कोई भी परिस्थितियां हमें नहीं रोक सकती। विपरीत परिस्थितियों में यदि संघर्ष करने का जज्बा हमारे अंदर है तो जीवन में हम सफलता अवश्य प्राप्त कर सकते हैं। तो बच्चों, अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं सूरदास के बारे में, जो कि इस कहानी का नायक भी है। तो सबसे पहले जो है सूरदास के चरित्र की क्या क्या विशेषताएं हैं, तो सबसे पहले हम चरित्र की विशेषताओं पर बात करते हैं। तो सबसे पहला जो है सूरदास की क्या है, हार न मानने की प्रवृत्ति। सूरदास किसी भी परिस्थिति में हार मानने को तैयार ही नहीं है। उसके रुपए भी चोरी हो गए हैं, उसकी झोपड़ी जल गई है, रहने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो हार मानने को तैयार नहीं है। फिर भी वो अपने मन में संकल्प लेता है कि मैं दोबारा से बना लूँगा, सब कुछ मैं दोबारा से खड़ा कर लूँगा, दोबारा से सारी चीज़ें मैं बना लूँगा। अब जो दूसरी उसके चरित्र की विशेषता है वो क्या है, कर्मशील है, मेहनती है। कर्मशील है तभी तो वो इतने रुपए जोड़ पाया। वो कर्म करने में विश्वास रखता है, मेहनत करने में विश्वास रखता है और सोचता है कि मैंने ही तो जोड़े थे, मैं फिर से जोड़ लूँगा, क्योंकि कार्य जो मैंने किया है वो मैं दोबारा भी कर सकता हूँ। यदि एक बार कर सकता हूँ तो दोबारा भी कर सकता हूँ। तो यही चीज़ें हमें सूरदास से सीख लेनी चाहिए कि कई बार हमें जीवन में असफलता मिल जाती है, लेकिन उस असफलता से हमें निराश नहीं होना चाहिए। जिस प्रकार से सूरदास ये सोचता है कि हम फिर से जो है सब कुछ कर लेंगे, तो यदि सूरदास कर सकता है, असहाय होकर, अंधा भिखारी होकर कर सकता है, तो हम भी अपने जीवन में सब कुछ कर सकते हैं। अब सूरदास के चरित्र की तीसरी विशेषता है प्रतिशोध की भावना से वो मुक्त है। पूरी तरह से प्रतिशोध की भावना से मुक्त है। पूरी कहानी में उसे पता चल गया है कि भैरव ने आग लगाई है, उसे पता चल गया है कि भैरव ने उसके रुपए चुराए हैं, लेकिन फिर भी उसके मन में एक बार भी ये नहीं आता कि मैं भैरव से प्रतिशोध लूँ या उससे बदला लूँ। वो बदला लेने के बारे में नहीं सोचता है। तो ये उसका एक बहुत ही सकारात्मक पहलू है, क्योंकि यदि वो बदला लेने के बारे में सोचता तो बदला लेने के चक्कर में जीवन में आगे नहीं बढ़ पाता। वो बदला लेने के लिए योजनाएं बनाता, अपने भविष्य की योजना थोड़ी ही बनाता। ठीक है बच्चों, तो वो अपने भविष्य की योजना न बनाकर बदला लेने की योजनाएं बनाने लगता, तो क्या होता, वो जो सोच रहा है कि मैं फिर से कमा लूँगा, जो काम अब होने थे वो फिर हो जाएंगे, तो शायद इस तरह की सोच उसके अंदर नहीं आती। तो एक बदला लेने की जो सोच है, प्रतिशोध लेने की जो सोच है, वो मनुष्य को नकारात्मकता की तरफ लेकर जाती है और उसका पूरा का पूरा ध्यान जो है वो उसी तरफ लग जाता है। वो जीवन में प्रगति के बारे में आगे सोचना भी बंद कर देता है जब तक उससे बदला नहीं ले लेता। तो प्रतिशोध की भावना से सूरदास पूरी तरह से मुक्त है, क्योंकि पूरी कहानी में कहीं भी जो है उसने ये नहीं कहा कि भाई मैं भैरव से बदला लूँगा या उसके खिलाफ कंप्लेंट करूँगा। उसने किसी को कहा भी नहीं कि भैरव ने आग लगाई है। अब उसके बाद निर्णय लेने की क्षमता। निर्णय लेने की क्षमता उसके अंदर है,
क्योंकि वो एक तरफ तो निराश बैठा हुआ था कि भी मेरी तो अभिलाषाएं जल गई इस फूस की राख के साथ, लेकिन शीघ्र ही वो निर्णय ले लेता है कि कोई बात नहीं, झोपड़ी जल गई मैं फिर बना लूँगा, कोई बात नहीं, रुपए चोरी हो गए मैं फिर से रुपए जोड़ लूँगा, और जो कार्य मुझे अब करने थे वो मैं कुछ दिन बाद अवश्य कर लूँगा। तो ये उसके निर्णय लेने की क्षमता है। तो जीवन में जब भी ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हो तो हमें उन परिस्थितियों के अनुसार निर्णय लेकर अपने जीवन में आगे बढ़ जाना चाहिए। अब उसके बाद सहृदय और परोपकारी। परोपकारी है, सहृदय है। क्यों? क्योंकि जब उसकी झोपड़ी जल जाती है, उसका तो सर्वनाश हो गया, लेकिन फिर भी वो क्या सोचता है कि जो बेचारी सुभागी है वो कहाँ जाएगी, उसका क्या होगा, उसकी जो है दुर्दशा का कारण भी मुझे ही जो है वो बनना था। वो अभी भी सुभागी के बारे में सोच रहा है कि उस बेचारी के साथ अब क्या होगा। और दूसरा, उसकी एक अभिलाषाओं में से ये है कि उसे गांव वालों के लिए कुआं खुदवाना है। गांव में तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन वहाँ पर और किसी ने भी नहीं सोचा कि गांव वालों के लिए कुआं खुदवाऊँ, जबकि सूरदास जो है बहुत ही मेहनत से भीख मांग मांग कर पैसे इकट्ठे कर रहा है। तो उसकी 3 अभिलाषाओं में एक अभिलाषा गाँव के लिए कुआं खुदवाना भी है, और सुभागी के बारे में भी वो सोचता है अपने बारे में न सोचकर। तो इससे स्पष्ट है कि वो सहृदय है और परोपकारी है। तो इससे हमें सीख मिलती है कि हमें जीवन में दूसरों की मदद भी हमेशा करनी ही चाहिए, यथासंभव जहाँ तक हम कर सकें। अब उसके बाद आशावादी दृष्टिकोण। तो यहाँ पर पूरी कहानी में ही स्पष्ट है कि सूरदास बहुत ही आशावादी दृष्टिकोण रखता है। भले ही वो एक बार निराश होकर बैठ गया है, भले ही वो एक बार अपने मन में सोचता है कि भाई मैं पैसे आते जाते तो मैंने क्यों इकट्ठे करके रखे, तो मैं एक एक काम निपटाता चला जाता, लेकिन उसके बाद जो है शीघ्र ही उस निराशा से वो बाहर आ जाता है, और पूरी तरह से एक आशावादी दृष्टिकोण जो है वो लेखक ने हमारे सामने प्रस्तुत किया है कि परिस्थितियाँ चाहे कितनी भी कठिन हो, कितनी भी विपरीत हों, मनुष्य को हमेशा आशावादी दृष्टिकोण ही रखना चाहिए, क्योंकि सफलता आज नहीं तो कल अवश्य मिलेगी। इसलिए सफलता के लिए बार बार प्रयास करते रहना चाहिए, मेहनत करते रहना चाहिए। तो बच्चों, ये थी आपकी सूरदास की झोपड़ी, प्रेमचंद की लिखी हुई कहानी। आशा है आप सबको ये कहानी पूरी तरह से समझ आ गई होगी। लेकिन इसके अतिरिक्त आपको क्या करना है मैं बता देती हूँ। आपके पास पाठ्य पुस्तक है, उससे आप सूरदास की जो कहानी है उसको एक बार पूरी तरह से जो है वो पढ़ लेना। जब आप पढ़ लोगे तो कहानी आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। और जैसा कि आप सबको पता है कि यहाँ से बहुविकल्पीय प्रश्न भी पूछे जाएंगे, तो जब आप पूरी कहानी पढ़ोगे तो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। जैसे ही आपके सामने क्वेश्चन आएगा तो आप उसको कर लोगे बिल्कुल आराम से। तो इसलिए आपने कहानी भी पढ़नी है। और इसके अतिरिक्त यदि आपको कोई भी पार्ट कहानी का नहीं समझ में आया है, या किसी के भी चरित्र की विशेषताएं पूछनी है, कहानी से संबंधित कोई भी बात आपने पूछनी है, तो आप या तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और यदि कमेंट बॉक्स में नहीं लिख सकते तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज डाल दीजिए या मुझे फ़ोन कर लीजिए। आपकी हर समस्या का समाधान जो है वो करने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा आपकी यही समाप्त हुई। और यदि आपको ये कहानी पसंद आई तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।